हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने कल इसकी डेफिनेशन पर बात की थी और फिर हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था कि नहीं किया था। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है भाई कि वह टेम्परेचर जब लिक्विड का प्रेशर सॉलिड के प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को कहोगे आप फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु कहोगे आप उसे। डेफिनेशन के बाद फिर हमने प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन निकाला था। ऐसा करके हम आगे बढ़ते गए और हमें एक फॉर्मूला मिला। क्या मिला भाई? डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा टी बराबर क्या निकला था के स्मॉल डब्ल्यू और ए स्मॉल एम इधर की तरफ कैपिटल डब्ल्यू। बोलो ये फॉर्मूला आया था। आप कल जो भी इक्वेशन हो डालते रहना आप लोग, मैं तो नहीं डाल। कल कितनी इक्वेशन आ गई होगी मेरे ख्याल से, एक दो, फोर्थ इक्वेशन होगी मेरे ख्याल से। तो फोर्थ इक्वेशन होगी भैया, है ना? देख लेना जो भी हो, इक्वेशन से क्या फर्क पड़ता है। आई बात सुन रहे? तो डेल्टा टी एफ हमने इतना निकाला था। यहां से जो के है वो क्या होता है भाई? अवनमन स्थिरांक या डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। इसका एक नाम और होता है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या हिमांक बिंदु स्थिरांक भी से बोलते हैं। लिख लेंगे अभी भी सब। अब देखो, यहां से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो बताओ, W अपॉन स्मॉल m बराबर क्या होता है? n। इसको मैंने कितना कर लिया? 1 मोल कर लिया। इधर की तरफ जो कैपिटल W है ये भी कितना कर दिया मैंने? 1 ग्राम कर दिया। दोनों क्वांटिटीज 1 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जो डेल्टा टी एफ होगा वो सीधे किसके बराबर हो जाएगा? इसके के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि जब 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसका जो भी डेल्टा टी एफ प्राप्त होगा, मतलब हिमांक में जो भी अवनमन प्राप्त होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। मतलब when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, then resulting depression in freezing point is called depression constant। जो भी हिमांक में अवनमन मिला उसका क्या हो जाएगा? अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फटाफट से लिखो, इतना करो और डेफिनेशन लिखो भाई इसकी, जल्दी करो। कर लिया होगा? पॉज करना है वीडियो को और करना है, लिखो डेफिनेशन। अरे जल्दी लिखो भाई, लिखो। जब 1 ग्राम विलय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त हिमांक में अवनमन स्थिरांक कहलाता है। प्राप्त हिमांक में अवनमन स्थिरांक कहलाता है। अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे हिमांक बिंदु स्थिरांक भी कहते हैं। इसे हिमांक बिंदु स्थिरांक भी कहते हैं। इसे हिमांक बिंदु स्थिरांक भी कहते हैं। आप लोग भी लिख लो भाई। when 1 mole of solute is dissolved when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent 1 gram of solvent, then resulting depression in freezing point is called
depression constant is called depression constant. It is also called freezing point constant. freezing point constant. आई बात समझ में? वापस से इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू पर चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर चलते हैं। क्या 1 मोल पदार्थ को 1 ग्राम विलायक में घोलना आसान है क्या? अब ये चीज वैसी है, मैंने कहा था ना कल आप लोगों से कि इसका जो सारा का सारा काम है वो बिल्कुल हिमांक बिंदु मतलब कोतनांक की तरह है। कोतनांक में आपने जैसा जैसा किया था इसमें भी आपको वैसा वैसा ही करना है। वहां पर चेंज किया था, वहां पर बी आता था, यहाँ पर क्या लगा देना है, एफ लगा देना है। तो वहां की सारी चीजें किसके लिए बनने लग जाएगी, हिमांक के लिए बनने लग जाएगी। तो वहां भी हमने सेम ही चीज बोली थी कि 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता। 1 मोल काफी बड़ी अमाउंट होती है और 1 ग्राम काफी छोटी अमाउंट होती है, तो नहीं घोला जा सकता। मतलब इस डेफिनेशन की थ्योरेटिकल वैल्यू है लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। तो आपको पता है हमें तो दोनों ही वैल्यू चाहिए, थ्योरेटिकल भी चाहिए और प्रैक्टिकल भी चाहिए। तो प्रैक्टिकल वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाया कि भाई आप 1 ग्राम की जगह क्या लो, 1000 ग्राम लो। 1 ग्राम की जगह क्या ले लो, 1000 ग्राम। अब ऐसा कैसे लेंगे हम, उसके लिए हमें ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक, ये क्या था, हमने इस फॉर्मूले को ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ अगर मैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सभी जानते हैं 1000 से 1000 गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है। यहां से जो k/1000 आया इसको हमने, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, कोई नया कांस्टेंट बनेगा। उसको मैंने क्या बोल दिया, kf बोल दिया। इसे कहा जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे मोलल अवनमन स्थिरांक। अभी तक वो क्या था, अवनमन स्थिरांक था, लेकिन इसके आगे वर्ड क्या लग गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, वैल्यू पुट कर दो जरा। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो गया, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू और ये 1000, इधर की तरफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बोलो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इक्वेशन नंबर 5। वापस से इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। वापस क्या कर लिया भाई हमने, W अपॉन स्मॉल m बराबर क्या होता है, n ही होता है। वहां पर n था तो यहाँ पर कौन सा बदल जाएगा, इसको हमने कितना कर लिया, 1 मोल कर लिया। अब देखो इसकी डेफिनेशन बनाने के क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा इसके। तो ये अगर 1 हो गई ये क्वांटिटी तो W को पक्का कितना होना पड़ेगा, 1000 ग्राम होना पड़ेगा। जब ये 1000 होगा, 1000 से 1000 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज करके हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा टीएफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के बराबर हो जाएगा। बोलो डेफिनेशन क्या बन गई कि जब 1 मोल को घोलोगे 1000 ग्राम में तो जो भी डेल्टा टीएफ होगा वो किसके बराबर, के एफ के बराबर। जब 1 मोल को डिसोल्व करोगे 1000 ग्राम तो जो भी डेल्टा टीएफ आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ के। क्या ऐसा करना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 मोल छोटा हो गया और वो हो गया 1000 ग्राम। पहले तो 1 मोल को 1 ग्राम में बोल रहे थे तो 1 मोल बड़ी अमाउंट थी, 1 ग्राम छोटी अमाउंट थी। अब 1 मोल छोटा कर दिया और 1000 ग्राम क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो 1 मोल को 1000 ग्राम में इजीली बोला जा सकता है, इजीली डिसोल्व किया जा सकता है। मतलब इस डेफिनेशन की दोनों वैल्यूज हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू भी है और थ्योरेटिकल वैल्यू भी है। तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना हो आपको तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, इक्वेशन नंबर 5 वाला फॉर्मूला लगाओगे। आई बात समझ में, जरा फटाफट से लिखो, यहां तक कर लो, जल्दी नीचे तक आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई।
डेफिनेशन लिखी थी ना आपने, पहले उसके नीचे लिख लो एक लाइन, लिखो डेफिनेशन के नीचे। प्रायोगिक रूप से एक मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता। 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता। अतः 1 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम विलायक लेने पर 1 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम विलायक लेने पर 1000 ग्राम विलायक लेने पर। यहां से करना है भाई, आपको पता है, यहां तक तो पहले कर लेना, यहां से करना है आपको, यहां तक नीचे तक करना है, जल्दी कर लो। स्क्रीनशॉट लो और कर लेना भाई, लिखो इसके नीचे। जब 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो जब 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त हिमांक अवनमन उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे मोलल क्वथनांक बिंदु स्थिरांक भी कहते हैं। इसे मोलल क्वथनांक बिंदु स्थिरांक भी कहते हैं। इसे क्रायोस्कोपिक, अभी इंग्लिश में जैसे वो क्या था एब्लियोस्कोपिक, वैसे इसको क्या बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। लिख लो, इंग्लिश में लिख लो भैया। इसे क्रायोस्कोपिक नियतांक या कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, आप लोग लिखो when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent, then resulting depression in freezing point is called molar depression constant. It is also called molar freezing point constant and cryoscopic constant. ठीक है भाई, हो गया इतना सबका, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन से लिखो समीकरण 5 से हिमांक में अवनमन ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 5 से हिमांक में अवनमन ज्ञात किया जा सकता है।
आप लोग भी लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 depression in freezing point can be calculated. Depression in freezing point can be calculated. आई बात समझ में। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं हम। हमारी इक्वेशन नंबर 5 ये आई थी भाई, हम जानते हैं क्या, मोललता बराबर, पिछले डेरिवेशन में भी काम आया था, इसमें फिर से काम आ रहा है। मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। मोलो ये मान होता है कि नहीं होता, होता है ना। अरे मोलो की संख्या और नीचे क्या होता है, सोलवेंट की अमाउंट। पहले किलोग्राम में होती है तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। और ये मोल क्या होते हैं, W अपॉन कैपिटल W अपॉन स्मॉल m। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्वोतनांक वाले में। तो जो बच्चे नए हो पहले वो डेरिवेशन देख के आओ, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि पुराना पढ़ोगे तो नया समझ में आएगा। आप लोग सोचो कि हम तो पहले जो नया आ रहा है उसी को समझ रहे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले पुराना पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको नया समझ में आएगा। इसलिए जो बच्चे नए हो वो पुराने लेक्चर्स देख के आओ, लिंक आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भाई, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैफ। देखो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर नजर आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, बड़े अच्छे से आ रही है। तो वैल्यू पुट करो तो कैफ बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m। बताओ हमने किसमें रिलेशन निकाल दिया, हिमांक में अवनमन, अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक और मोललता में संबंध निकाल दिया। दिस इज रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलैलिटी। आई बात समझ में। यहां से अगर ये गिवन कर दे, ये गिवन कर दे तो मोलैलिटी आ जाएगी, ये दोनों गिवन कर दे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा। बोलो एकदम करेक्ट है कि नहीं है, बात समझ में आए कि नहीं आई। समझ में आए तो कमेंट करो, नहीं आए तो भी कमेंट करो। कमेंट करोगे तो आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी और मेरे को आप लोगों के बारे में पता लगेगा भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, लिखो। ये तो कर ही ली थी आपने, ये दोनों कर लो फटाफट से, जल्दी कर लो, टाइम मत लगाओ भाई। और इक्वेशन नंबर 6 के नीचे लिखो, उपरोक्त समीकरण हिमांक में अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक तथा मोललता में संबंध है, तथा मोललता में संबंध है, तथा मोललता में संबंध है। आप लोग भी लिख लो। अब इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, molar depression constant and molality ठीक। एक चीज और, आपसे बोले कि प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिद्ध करो कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बताओ कैसे करोगे। अरे मैंने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने का आपको तरीका बताया हुआ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब वे सारी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल का सीधा संबंध किससे होता है, W से, उनकी ली गई अमाउंट से। और W कहां से होती है, उनके नंबर ऑफ मोल से। पार्टिकल का हमें पता है कि पार्टिकल पर डिपेंड करनी चाहिए,
कणों की संख्या पर निर्भर करनी चाहिए, उन पर डिपेंड करनी चाहिए। ये किससे रिलेट होती है? W से, मतलब उसकी गिवन अमाउंट से, और उसकी गिवन अमाउंट किससे कोरिलेट होती है? उसके नंबर ऑफ मोल से या मोलों की संख्या से। ये दी गई मात्रा किससे रिलेट होगी? नंबर ऑफ मोल ने बताओ, मोलों की संख्या बताओ, इसमें आ रही है क्या? ये देखो W/M, ये क्या होती है? मोलों की संख्या। मतलब डेल्टा TF विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। मतलब ये क्या होगा? एक अणु संघ गुणधर्म होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। समझ में आई? तो ऐसे करके आप प्रूफ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं भाई। हमने हर तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऐसे ही प्रूफ किया है। लिख लो एक लाइन में इसको भी। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह अणु संघ के गुणधर्म है। अतः यह अणु संघ के गुणधर्म है। अणु संघ के गुणधर्म है। आई बात समझ में? आप लोग भी लिख लो भाई। इट्स क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इट्स क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। Depression in freezing point. Depression in freezing point depends on number of particles of solute. Number of particles of solute. Number of particles of solute. So it is colligative property. So it is colligative property. हाँ गई बात समझ में भाई। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या ज्ञात करना भाई? विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक डालो फटाफट। कैसे करेंगे भाई? इससे ज्यादा इजी दुनिया में कोई चीज नहीं होती भाई। We know that what? We know that delta TF is equal to KF small w 1000 upon small m, and this is capital W. हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ क्या होता है? स्मॉल m होता है किसी भी विलय का मोलर द्रव्यमान। m निकालना है तो इसको इधर लाओ और इसको इधर लेकर जाओ। तो बताओ आपके पास m को निकालने का फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। ये डेल्टा TF तो आ गया इधर की तरफ, ये m चले आया इधर, और ये क्या हो गया? कैपिटल W। बताओ अगर सारी वैल्यूज आपको गिवन कर दी जाए तो स्मॉल m आने से मना करेगा क्या? कभी भी वो आने से मना करेगा ही नहीं।
उसकी हिम्मत ही नहीं है, वो मना कर दे। आई बात समझ में? तो भाई इस तरह से हम किसी भी विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट से लिख लो, जल्दी लिख लो, लिखो भाई, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखो इसके नीचे, उपरोक्त सूत्र से, उपरोक्त सूत्र से विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, आप लोग भी लिख लो, बाय अबव फॉर्मूला, बाय अबव फॉर्मूला molar mass of solute can be calculated, molar mass of solute can be calculated। ठीक, अब देखो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने कह रखा है आप लोगों से कि इस यूनिट में जितने भी फॉर्मूलाज हमारे आ रहे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हमारे आ रहे हैं, सब पर न्यूमेरिकल आने की संभावना है। तो आपको हर तरह के न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर रहना है। न्यूमेरिकल करने का सीधा सा फंडा है, आपको वैल्यूज पहचानना आना चाहिए। उन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दोगे, फॉर्मूला तो आपको पता होगा ही सही, फॉर्मूले में पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल लिखो, पहला न्यूमेरिकल लिखो भाई, 10 ग्राम KCl को, 10 ग्राम KCl को 10 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक -1.15 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, -1.15 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तो हिमांक में अवनमन ज्ञात करो, हिमांक में अवनमन ज्ञात करो, हिमांक में अवनमन ज्ञात करो। बताओ कैसे करोगे भाई? अरे तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है भाई, ये सबसे सीधा है, सबसे सीधा। आपसे क्या पूछा है उसने? डेल्टा TF पूछा है, डेल्टा TF। डेल्टा TF को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक तो ऊपर ही नजर आ रहा है, कौन सा? KF वाला, W वाला और 1000 वाला। इधर की तरफ ये M और W। और दूसरा सिंपल सा फॉर्मूला कहाँ होता है ये कि TF में से आप क्या घटा दो? T1 को माइनस कर दो। अब TF आपको पता होता है, ऑलवेज वाटर में घोला है ना, तो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझने? T1 आपको गिवन है क्या? ये गिवन है, ये लो भाई, बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है ना? 0 में से किसी को माइनस करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सीधा डेल्टा TF कितना मिल जाएगा? 1.15 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब कोई बच्चा बोले सर आपने कहा तो केल्विन में तो कैलकुलेट ही नहीं किया। अरे माइनस करने पर किसी भी चीज को आप माइनस करोगे
तो उसमें डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही उतनी ही वैल्यू आएगी। आप अगर चेंज करके भी करोगे तो भी उतनी वैल्यू आएगी, नहीं चेंज करके करोगे तो भी उतनी ही वैल्यू आएगी। आए बात समझ? तो ये क्या मिला हमें? डिफरेंस मिला, डिफरेंस। तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया भाई? इतना हो गया, 1.15 डिग्री सेल्सियस मिला हमें डिफरेंस। ठीक, एक तो ये तरीका है, देखो सिंपल सा। आपको टी पता था, T1 गिवन कर दिया उसने, और एक कोई बोले इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो इससे निकाल लो। केएफ आपको पता होगा सही। अब वाटर गिवन किया है तो वाटर का केएफ को आपसे मतलब एक्सपेक्ट करेगा कि आपको वाटर का केएफ पता हो। तो ध्यान रखना, वाटर का केएफ होता है 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। उधर भी यूनिट इतनी ही चल रही थी और यहाँ भी यूनिट इतनी ही चलेगी, वैल्यू बदल गई। वहां पर 0.52 था, यहाँ पर कितना हो गया? 1.85 हो गया। W गिवन किया है, स्मॉल m गिवन किया है, कैपिटल W दिया है, सारी वैल्यूज दे दी, तो डेल्टा टीएफ नहीं आएगा क्या? तो यहां से भी आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें हम, जब हमारा काम एक छोटी सी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़े से दिमाग लगाने से हमारा काम हो रहा है। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमें क्या मिल गया? डेल्टा टीएफ मिल गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सारी वैल्यू दे देगा आपको, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, हमें बस सोचने की जरूरत है। तो मैं बार बार यही कहता हूं आप लोगों से कि आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, वो पूछना क्या चाहता है, उसने गिवन क्या क्या किया है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं आएगा, वो आएगा ऐसे ही। आपको समझ में आ रही है? कर लो भाई, इसको जल्दी कर लो। ठीक, अगला लिखो भाई। अगला न्यूमेरिकल लिखो। 15 ग्राम विलय को 15 ग्राम विलय को 15 ग्राम विलय को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। 150 ग्राम जल में घोला जाता है। 150 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन 1.30 केल्विन प्राप्त होता है। 1.30 केल्विन प्राप्त होता है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। करो भाई, इतने में मैं इंग्लिश वालों को लिखाता हूं। लिखो भाई। Fifteen gram of solute is dissolved in 150 gram of water. 150 gram of water. If depression in freezing point is 1.30 Kelvin. Depression in freezing point is 1.30 Kelvin. Then calculate molar mass of solute. Then calculate molar mass of solute. आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई? मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना। तो पता है आपको, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको क्या लिखना है? उसका G1 लिखना है। आपको क्या लिखना है उसका?
गिवन, तो गिवन क्या क्या किया उसने, आपको विलेय की मात्रा दिए, विलेय की मात्रा का मतलब स्मॉल डब्ल्यू दिया है आपको, कितना दिया है भाई, 15 ग्राम दिया है। ठीक, उसके बाद में किस में घोला इसको, विलायक में घोला, जल में घोला, जल में घोला है आपने इसे, कितने जल में घोला है, 150 ग्राम जल में घोला है। तो ये भी हो गया आपके पास, डब्ल्यू आ गया, कैपिटल डब्ल्यू आ गया। डेल्टा टीएफ उसने गिवन किया है, क्या गिवन किया है, 1.30 केल्विन, और ये भी दे दिया। के एफ तो आपको पता होता है ये कितना भाई 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल हो गया कि नहीं हो गया, सब कुछ गिवन हो गया, के एफ हो गया, डेल्टा टी एफ हो गया, डब्ल्यू हो गया, स्मॉल डब्ल्यू हो गया, सारी वैल्यूज दे दी। तो वैल्यूज पुट करो और आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, स्मॉल एम कैलकुलेट कर लोगे। करो भाई 1.85, इधर की तरफ ये 15, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा कितना भाई, कितना हो जाएगा 1.30, और ये हो जाएगा 150। ये देखो भाई यहां से क्या हो रहा है, 0 से 0 गई, 15 से 15 गया, बचा क्या, इससे ये दोनों पॉइंट गए, तो आपको क्या मिला भाई 185, और नीचे की तरफ 130, और ये कितना है 100 हो गया। 5 से कैंसिल कर लो, 5 हो जाएगा कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 टाइम 3 बचेगा 3 बचेगा, तो कितना टाइम हो जाएगा भैया, 7 टाइम हो जाएगा। तो ऊपर कितना आया 37, इसमें कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 3 बचेगा तो 6 बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये कितना हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक, इसको सोल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ये आंसर किस में आएगा भाई, ग्राम में आएगा। अब सोल्व करने का काम तो देखो आप लोगों का है, मैंने बता दिया, ये से गिवन दिया है, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दी, और आपको इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। सोल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, एम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है भाई, इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसको कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है करो, लेकिन कर लो फटाफट, और अगला न्यूमेरिकल लिखो, घर से करना है आप लोगों को, लिखो भाई, लिखो 18 ग्राम 18 ग्राम NaCl को 18 ग्राम NaCl को 18 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, 250 ग्राम जल में घोला जाता है। 250 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलियन के हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए, विलियन के हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए, विलियन के हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, नॉर्मल सी वैल्यू दी मैंने आप लोगों को, सारी वैल्यूज दे दी मैंने, देख लेना, दिमाग लगाना ढंग से, वैल्यूज गिवन लिखना, फॉर्मूला लिखना, और आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई, हिमांक में अवनमन कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा टीएफ निकालना है, करके लाना, मुझे कमेंट करना आंसर कितना था। आप लोग लिखो 18 ग्राम ऑफ NaCl, 18 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved, 18 gram of NaCl is dissolved in 250 gram of water, dissolved in 250 gram of water, 250 gram of water, 250 gram of water. Then calculate depression in freezing point.
देन कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आंसर कमेंट करना है मुझे, ठीक है भाई। इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करना भाई। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं हिमांक को ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे इसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने क्वथनांक का उष्मागतिक रूप पढ़ा था, वैसे ही हम इसका भी क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर देखना ना भूले। जो नए बच्चे हो वो पुराने लेक्चर जाके देखो पहले, तब जाके अगर आपको कल का लेक्चर समझना है ना, तो आपको हिमांक वाला जो मैंने हिमांक में करवाया था, सॉरी मतलब क्वथनांक में करवाया था, उसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन, उसका लेक्चर देख के जरूर आना है। उसको देखे बिना कल का लेक्चर अटेंड मत कर लेना, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आज जाके उसको देख लेना भाई सब।